हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, युवा अवस्था की ओर। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब एडोलसेंस एज होती है उस टाइम हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और एडोलसेंस की कंडीशंस में हमें किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर, हाँ, इससे पहले के जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल के गैमेट्स मिलके और फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद एम्ब्रो का निर्माण करते हैं। आगे हम इस चैप्टर में एडोलसेंस की एज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस, यानी कि किस प्रकार एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर्स एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि एक अवस्था ऐसी आती है कि कंप्लीट होने के बाद में हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, रिप्रोडक्शन करते हैं। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज, यानी कि ह्यूमन बीइंग एक एज को प्राप्त करने के बाद में ही रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो देखो, इस बारे में हम बात करेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ह्यूमन बीइंग में जो कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, वो किस प्रकार आती है और किस एज के अकॉर्डिंग या किस एक एज के अंदर आती है। तो देखो, इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। पिछले चैप्टर 9 में हमने देखा था कि किस प्रकार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक पार्ट प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन में, और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, वो किस प्रकार हमारे बॉडी के ग्रो के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडोलसेंस एंड पुबर्टी। एडोलसेंस मीन्स युवा अवस्था एंड पुबर्टी मीन्स यौवनावस्था। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के लायक जो आपकी एज होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों देखो, बूजो बाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो, जो कि इस चैप्टर की फीमेल स्टूडेंट है, वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेटेड कर रही है। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहली began chatting with their parent. Paheli studies in an all-girls school. She started laughing. She remarked that many of Bujo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in the height. तो बुजो ने नोटिस किया था कि पिछली क्लास के कुछ स्टूडेंट थे, ठीक है, जो इस क्लास में जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो कुछ हाइट में कुछ बड़े हो गए थे। सम ऑफ दैम वर लुकिंग वेरी फनी विथ ए हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। और कुछ बच्चे जो थे उनके बॉडी यानी कि चेहरे पर कुछ हेयर जैसे बाल उगाए थे उनसे कि वो फनी लग रहे थे। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज हैड ग्रोन अप। तो उसकी जो माँ है वो एक्सप्लेन करती है कि बॉयज में हेयर जो कि
मुंह पर आना कॉमन बात है और ग्रो होते हैं, ठीक है। ग्रोथ बीइंग फ्रॉम द डे वन इज फॉर्न, यानी कि उसकी माँ कहती है कि जो ग्रोथ होती है वो स्टार्टिंग यानी कि पैदा होने से लेके और होती रहती है, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 या 11, यानी कि 10 या 11 वर्ष की जो एज होती है उसको क्रॉसिंग करने के बाद जो ग्रोथ है सडन स्प्रूट, यानी कि एकदम बढ़ जाती है, विच बिकम्स नोटिसेबल, जो कि नोटिसेबल होती है, मतलब जिसको हम नोटिस कर सकते हैं। द चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप एंड दे इंडिकेट दैट यू आर इन एडोलसेंस। तो जो ये एज होती है 10 to 12, ठीक है, ये आपके एडोलसेंस एज यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये जो एज है इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि आप एडोलसेंस में एंटर कर चुके हो। आगे देखो, ग्रोइंग अप इन नेचुरल प्रोसेस, यानी कि ग्रो होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके अंदर रिप्रोडक्शन की जो मैच्योरिटी है, ठीक है, वो बढ़ने लगती है। इट्स कॉल्ड एडोलसेंसेज, और इसी को हम एडोलसेंसेज कहते हैं, यानी कि युवावस्था कहते हैं। एडोलसेंसेज बीइंग अराउंड द एज ऑफ द 11 एंड लास्टेड अप टू 18, यानी कि एडोलसेंस की जो एज होती है वो 11 से लेके और 18 और 19 ईयर्स तक होती है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, और हम इस पीरियड को टीन बोलते हैं, यानी कि आपकी टीनेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है 13 से लेके, और आल्सो कॉल्ड टीनेजर्स इन द गर्ल्स, and adolescence may being an year or 2 year earlier than in boys. Also the period of the adolescence varies from person to person, यानी कि एडोलसेंस की जो अवस्था होती है वो हर पर्सन में वेरीज करती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं या सभी जो बच्चे हैं उनको एक ही टाइम पर एडोलसेंस एज आए। द ह्यूमन बीइंग The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark as the onset of puberty, यानी ह्यूमन बीइंग में एडोलसेंस की जो कंडीशंस होती है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, विच मार्क्स पुबर्टी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है वो ये है कि इस पुबर्टी की कंडीशंस में बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं बिकमिंग कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और पुबर्टी की जो कंडीशंस होती है, देखो अब यहाँ पर दो चीज़ें समझना ज़रूरी है, एक तो है आपका एडोलसेंस और एक है पुबर्टी। ये दोनों ही डिफरेंट क्यों हैं? तो देखो, एडोलसेंस तो एक युवावस्था होती है, यानी कि जब आप 12 से अब आप क्रॉस कर जाते हो तो दिस एज कॉल्ड एडोलसेंस। बट जो पुबर्टी होती है, पुबर्टी बिलोंग्स करती है रिप्रोडक्शन से, यानी कि जब हम रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं तो इस एज को या फिर इस अवस्था को हम बोलते हैं पुबर्टी एज। पहली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट, पहली और बूजो ये रियलाइज़ करते हैं कि हाइट में अचानक इंक्रीज होता है। एंड हेयरी लाइंस अबव द लिप्स इन बॉयज बर साइन ऑफ एडोलसेंस, और बॉयज़ के अंदर लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन यानी कि बालों उगना स्टार्ट हो जाते हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंज एट पुबर्टी, और बूजो और पहेली दोनों ये चाहते हैं कि और भी क्या क्या बदलाव आते हैं एडोलसेंस के अंतर्गत, तो उनको भी ये समझना चाहते हैं। आगे हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है चेंज एट पुबर्टी, यानी कि पुबर्टी की कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो हम इन पर थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, द मोस्ट कॉन्स्पियस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज सडन इंक्रीज इन द हाइट, सबसे जो मेन चेंज है पुबर्टी कंडीशन में वो है हाइट, ठीक है। और सेकंड बात है, एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स
लॉग क्रिएटेड मेक ए पर्सन टॉल्ड, यानी कि इस टाइम जो हमारे पैरों की जो हड्डियाँ होती है और आर्म्स की जो हड्डियाँ होती है वो एक साथ या एकदम से क्या होती है, सडन इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है, जिससे हमारी हाइट में भी क्या होता है, बदलाव आता है। नेक्स्ट जो आपको ये टेबल दिखा रखी है, इसमें ये दिखा रखा है कि एज के अकॉर्डिंग आपके हाइट में कितना % बदलाव आता है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ये आपको दिखा रखी है एज इन ईयर्स और परसेंटेज ऑफ हाइट इंक्रीज, ठीक है। जैसे 8 साल की एज में बॉयज़ में 72% हाइट इंक्रीज होती है और गर्ल्स में 77% हाइट इंक्रीज होती है। ऐसे ही 9 ईयर्स की दे रखी है 75 और 81, ऐसे 10 ईयर्स की दे रखी है। इस प्रकार ये पूरे 18 एज तक आपको दे रखी है। तो हम इससे ये समझ तक सकते हैं कि गर्ल्स में 17 ईयर्स के समथिंग में 100% जो हाइट है वो कंप्लीट हो जाती है और यही बॉयज़ में 18 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो हाइट का जो रेशो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है परसेंटेज में। नीचे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ऊपर है आपका प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर। जैसे अभी फ़िलहाल आपकी हाइट कितनी है, सपोज करो अभी आपका हाइट है 160 अपॉन परसेंटेज ऑफ द फुल हाइट एज हाइट एट दिस टाइम, ठीक है। तो सपोज करो कि 70 है एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये आपका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल भी दे रखा है नीचे कि ए बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड, एक बच्चा है जो कि 9 साल का है एंड 120 सेंटीमीटर टॉल है, लंबा है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, यानी कि ग्रोथ पीरियड के हिसाब से ये मतलब कितना सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। तो देखो 120 इसकी प्रेजेंट है और 75 जो नीचे दे रखा है ये इसकी फुल हाइट है और इसको मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसकी एवरेज जो आ गई 160 सेंटीमीटर टॉल। तो जैसा कि अभी अपने टेबल में देखा था कि जो गर्ल्स होती है उसमें हाइट जो है जल्दी बढ़ती है और बॉयज़ में हाइट से थोड़ा धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीचेज द मैक्सिमम हाइट, यानी कि 18 साल की जो एज होती है उसमें दोनों ही अपनी मैक्सिमम को हाइट को कवर कर लेते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी सब में जो हाइट का जो ग्रोथ होता है वो वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है सभी अपनी हाइट को और 18 तक कंप्लीट कर ले। सम में ग्रो सडनली, कुछ धीरे धीरे ग्रो होते हैं, कुछ तेज़ी से ग्रो होते हैं एट पुबर्टी एंड देन स्लो डाउन, वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, और कुछ धीरे से ही ग्रो होते हैं। अभी हम देखते हैं बूजो क्या कह रही है। आई एम बरीड तो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर्ड टू माई बॉडी, यानी कि ये कह रही है कि मेरा जो फेस है वो बॉडी के कंपेयर्ड में क्या है, बहुत स्मॉल है और बॉडी क्या है, टॉल है। तो देखो देयर इज़ नो नीड टू पहली टू बरी, यानी कि यहाँ पर पहली को बरीड होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, यानी कि हमारे बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं वो एक ही रेट के हिसाब से ग्रो नहीं होते हैं। समटाइम द आर्म एंड लेग्स एंड हैंड्स फिट और एडोलसेंस लुक ओवर साइज्ड, यानी कभी हमारे हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, ठीक है, और मुंह ग्रो नहीं होता है। तो ये कॉमन फिनोमेना है, ठीक है, सभी पार्ट्स एक साथ ग्रो नहीं होते। एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन विथ द बॉडी बट सून, देखो बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप, यानी कि जल्दी ही जो अदर पार्ट होते हैं बॉडी के वो भी ग्रो हो जाते हैं। एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शन बॉडी यू मस्ट हैव नोटिस, यानी कि धीरे धीरे हमारे बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ इंडिविजुअल इन मोर और लेस सिमिलर दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर, यानी कि सभी मेम्बर जो होते हैं उनकी हाइट भी मतलब
बराबर ना हो ये ज़रूरी नहीं है, सिमिलर नहीं होती है। इट इज़ हाउएवर, ये ऐसा क्यों होता है? तो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ द फूड ड्यूरिंग द दीज ग्रोइंग ईयर्स, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक अच्छे अमाउंट में फूड को लेना इस अवस्था के दौरान। ठीक है, अगर आप इस एज में अच्छी तरीक़ा से अपने फूड को मेंटेन करते हो देन आपके हाइट में इंक्रीज होना कंपलसरी है। आगे देखो, दिस हेल्प टू बोन्स, यानी कि आपका जो खाना है ये आप मदद करता है आपके बोन्स को एंड आपके मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडुकेट नरिशमेंट, यानी कि जो ये हमारा फूड है ये हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को नरिश करने में मदद करता है। नरिश का मतलब है हमारे बॉडी को डेवलप होने में मदद करता है। ठीक है, जैसा कि हम क्लास मतलब पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं चेंज इन द बॉडी शेप, यानी बॉडी शेप में किस प्रकार से बदलाव आता है। तो देखो, बिल्कुल ये बॉडी शेप में तो बदलाव आना कंपलसरी है एडोलसेंस में। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव बॉर्डर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेज? आपने नोटिस किया होगा कि आपके क्लास के जो बॉयज़ हैं वो छोटी क्लासों के मुकाबले ज़्यादा उनके जो शोल्डर है वो चौड़े हैं एंड चेस्ट भी काफ़ी वाइडर है। तो दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ द पुबर्टी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पुबर्टी की जो एज है उसमें एंटर हो चुके हैं। कौन से? आपकी क्लास के बॉयज। व्हेन शोल्डर ग्रीन जनरली बॉर्डन, इसलिए उनके जो सोल्जर हैं वो जनरली बॉर्डन हो गए हैं, मतलब फैल गए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ के कारण। और इन गर्ल्स देखो, द रीजन बिलो ऑफ द वेस्ट बिकम स्पाइडर, यानी गर्ल्स में जो वेस्ट वेस्ट वाला पार्ट होता है वेस्ट, तो वो भी क्या होता है? वाइडर होता है, मतलब चौड़ा होता है, फूल जाता है। एंड बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोबेनली देन इन द गर्ल्स, यानी कि बॉयज़ में जो मसल्स हैं वो जल्दी ही ग्रो होती है बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले। एंड चेंजेज ओकरिंग इन द एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल आर डिफरेंट, यानी एडोलसेंस की कंडीशन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही बदलाव आना कंपलसरी है और ये दोनों ही अलग अलग तरीके से बदलाव आते हैं। तो हमने अभी देखा है चेंज इन द बॉडी शेप, यानी बॉडी शेप में किस प्रकार बदलाव आता है। अब हम देखते हैं बॉयज़ कि बॉयज़ में किस प्रकार बदलाव आता है। तो देखो, डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ द सम ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स? आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो क्रैक होती है, यानी फटी हुई होती है एट पुबर्टी, यानी पुबर्टी की कंडीशन में द वॉइस बॉक्स, यानी जो कि हमारे गले में होता है वॉइस बॉक्स और जिसे हम लेरैंक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिगिन टू ग्रो। इस कंडीशन इस एडोलसेंस कंडीशंस के दौरान ये क्या करते हैं, जो हमारा वोकल बॉक्स होता है, नहीं वॉइस बॉक्स जो होता है वो ग्रो करता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेज, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन इन द प्रोट्रैडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, यानी कि हमारे गले में वोकल बॉक्स होता है, यानी वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है। ठीक है, तो बॉयज़ में जो ये पार्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा जल्दी डेवलप होता है, इसके कारण उनकी जो आवाज़ होती है वो क्रैक होती दिखाई देती है। इसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, यानी कि जो ये वोकल बॉक्स होता है इसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पे। इन गर्ल्स द लेरेंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, और गर्ल्स में जो लेरेंक्स होता है वो हार्डली विजिबल होता है आउटसाइड में बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि गर्ल्स का जो लेरेंक्स होता है वो साइज में स्मॉल होता है और जबकि बॉयज़ का क्या होता है, थोड़ा बॉर्डर होता है, चौड़ा होता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच, गर्ल्स की जो पिच होती है वो हाई होती है, वेयर इज बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस। इन एडोलसेंस boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of the control and voice becomes hoarse, यानी कि एक मिनट, यानी कि जो एडोलसेंस की कंडीशंस होती है उसमें जो वॉइस होती है वो वोकल बॉक्स के ज़्यादा बॉर्डर होने के कारण फटी फटी सी दिखाई देती है, फिर लगती है। दिस स्टेप में रिमेंस ऑफ फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। तो ये जो कंडीशंस होती है ये हमेशा के लिए नहीं होती है, ये कुछ दिन या फिर कुछ वीक्स ही होती है, उसके बाद में
जो हमारा वोकल बॉक्स है वो नॉर्मल जो कंडीशन है उस पर आ जाता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एडम्स एप्पल का डायग्राम दिखाया गया है और ये हमारा नेचुरल है जिसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। आगे वो जो कह रहा है कि मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव ए हॉर्स वॉइस। हॉर्स मतलब आप एक तरह से बेकार आवाज़ होती है। नाउ आई नो वाई, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो देखो इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो वो उसी कारण होता है, एडम्स एप्पल के कारण। अब हम जो एडोलसेंस की नेक्स्ट जो बदलाव है उसके बारे में देखते हैं, वो है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्यूट एंड द सेप्सियस ग्लैंड्स, यानी कि पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती है इस अवस्था के दौरान क्या होती है, बढ़ती है और ज़्यादा स्वीट प्रोड्यूस करती है। तो इस बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो ड्यूरिंग पोवर्टी द सिक्रेशन ऑफ द स्यूट्स ग्लैंड्स, यानी जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है वो ज़्यादा पसीना सिक्रेट करती है। एंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज, और हमारे बॉडी की जो ऑयल ग्लैंड्स होती है वो भी क्या होती है, इस कंडीशन के दौरान इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मैनी यंग पीपल गेट एक्ने। एक्ने मतलब फोड़ी फुंसी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कील मुहासे जो हमारे चेहरे पर निकलते हैं तो वो निकल जाने स्टार्ट हो जाते हैं एक, और वो होते हैं किनके कारण, ठीक है, वो है ऑयल ग्लैंड्स के कारण होते हैं। ठीक है, ए फ्यू ग्लैंड्स सच है स्यूट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, ये हमारी बॉडी में होती है, पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है और ऑयल ग्लैंड्स होती है एंड सलाइवरा ग्लैंड्स होती है। रिलीज देयर सिक्रेशन, तो ये अपने सिक्रेशन को रिलीज करती है, यानी एंजाइम्स को रिलीज करती है थ्रू द डक्ट। डक्ट मतलब हमारी बॉडी में जो डक्ट होती है उनके द्वारा। एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि हमारे जो ब्लड है उसमें डायरेक्टली ये क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है। सो दे आर द आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड, तो हम एंड इस प्रकार के जो ग्लैंड होती है उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हैं। And pimples on the faces at this time because of the increased activity of these glands is skin, और ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड्स के सिक्रेशन के कारण हमारे चेहरे पर पिंपल्स होना एक कॉमन फिनोमेना होता है जो कि इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट बदलाव है, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट इस पुबर्टी की कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है। तो देखो जैसा कि हमने चैप्टर 9 में 9.1 फिगर और 9.3 फिगर देखे हैं ऑफ द प्रीवियस लेसन, पिच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमंस, जिसमें कि ह्यूमंस के सेक्स ऑर्गन को दिखाया गया है। एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कम्प्लीटली, यानी पुबर्टी की कंडीशन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसे पेनिस बोलते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और टेस्टिस भी कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस आल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं एडोलसेंस की कंडीशंस में। और इन गर्ल्स हम देखते हैं तो देखो द ओवरीज इन लार्ज, यानी कि गर्ल्स में जो ओवरी होती है वो इनलार्ज हो जाती है एंड एक्स बिगिनस टू मैच्योर, और एक्स जो होते हैं वो मैच्योर कंडीशन में देना स्टार्ट हो जाते हैं। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजन ऑफ एक्स, यानी कि ओवरीज जो होती हैं वो एक्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है इन दिस कंडीशन। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो हमारी पॉवर्टी का जो बदलाव है या फिर चेंजेस है वो है रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंट एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलसेंस की कंडीशन में जब कोई बच्चा पहुंचता है तो उस कंडीशंस में उसमें कुछ मेंटल बदलाव होते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो देखो एडोलसेंस इज आल्सो ए पीरियड ऑफ द चेंज इन ए पर्सन वे ऑफ द थिंकिंग। एडोलसेंस आर द मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर, यानी कि एडोलसेंस की अवस्था में हमारी सोच में बदलाव होता है और हम अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करते हैं बिफोर
यानी पहले की तुलना में आर आल्सो सेल्फ कॉन्शियस, और हम खुद अपने फैसले और लेने में सक्षम होते हैं। इंटेलिजेंटियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू बी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। और इस अवस्था के दौरान ज़्यादातर जो है हम अपना टाइम जो है थिंकिंग यानी सोचने में ही गुजारते हैं। यानी कि जो थिंकिंग एक तरह से थिंकिंग जो होती है वो हमारे अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाती है इन दिस कंडीशन। In fact, it is often the time in the one's life when the brain has to be greatest capacity for learning। और ये जो टाइम होता है, देखो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी जो अभी जो फ़िलहाल एज चल रही है, ठीक है, ये एज ऐसी है कि आपका दिमाग इस टाइम में सबसे ज़्यादा क्या करता है, वर्क करता है। योर ब्रेन हैज़ दैट ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर द लर्निंग, यानी कि इसे हम सीखने की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि आपके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ सीखने के लिए, ठीक है। समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू बी एडजस्ट टू द चेंज इन बॉडी एंड माइंड। और इस कंडीशंस के दौरान हम अपने आप के बॉडी और माइंड को, ठीक है, एक तरह से टॉलरेट, ठीक है, टॉलरेंस पैदा हो जाता है। यू शुड नो दैट देयर इज नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इनसिक्योर अपने आप को हम फील करें, ऐसा सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिस चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। यानी कि जो बदलाव होते हैं ना, ठीक है, एडोलसेंस में ये जो बदलाव होते हैं, थिंकिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स का डेवलप होना, और ठीक है कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं जैसे स्पर्म का प्रोड्यूस होना या फिर एक्स का, ठीक है, फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, एमसी। तो ये कॉमन फिनोमिना है, ठीक है, ये मतलब नेचुरल पार्ट है हमारे ग्रोइंग के। तो इनके बारे में हमें ज़्यादा डीपली नहीं सोचना चाहिए। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। You have learned in the chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. They produce the gametes, that is sperm and ova, in girls perished being to develop of the puberty। देखो जैसा कि आप चैप्टर 9 में हम पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में, क्या पढ़े थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है पेनिस, पेनिस के आउटर पार्ट में होते हैं टेस्टिस, जो कि 2 पेयर होते हैं, और इनसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि आगे जाके एक बेबी के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। एंड गर्ल्स में जो ओवेरी होती है उसमें से ओव्यूम प्रोड्यूस होते हैं। तो ओव्यूम और स्पर्म ये दोनों मिलके क्या करते हैं, आगे बेबी डेवलपमेंट में अपने फर्टिलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखो आगे हम देखते हैं इन गर्ल्स ब्रेस्ट, यानी जो ब्रेस्ट साइज है वो भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। यानी कि पहले की तुलना में जो ब्रेस्ट साइज है, ठीक है, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। एंड बॉयज देखो, बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर। और बॉयज में फेशियल हेयर मतलब दाढ़ी आना आम बात है, ठीक है, एडोलसेंस की कंडीशन में। और दैट इज मॉस्टेज एंड द बियर्ड, जो कि आगे जाके दाढ़ी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। एज दीज फीचर हेल्प टू द डिस्टिंग्विश मेल एंड फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो बदलाव होते हैं जैसे मेल में यानी कि बॉयज में दाढ़ी का आना, ठीक है, और फीमेल में जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है, ब्रेस्ट वाला, ठीक है, उसका फूलना, ठीक है। तो इनसे हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल की पहचान करते हैं, ठीक है। यानी मेल और फीमेल में पहचान करना इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट हो जाता है कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, ठीक है। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, और बॉयज़ जो होता है उसके चेस्ट में भी हेयर डेवलप होते हैं, यानी कि हेयर आते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स, और लड़के और लड़कियां दोनों के जो अंडर आर्म्स होते हैं उसमें भी हेयर आते हैं। इन द रीजन अबव द थाई और द पुबिक रीजन, ठीक है। और थाई और पुबिक रीजन मतलब
जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, ठीक है, और वहाँ भी बालों का आना आम बात है, यानी कि आते हैं। आगे देखो, बहुत बूझ एंड पहली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंज एट पुबर्टी, यानी कि पुबर्टी के अंदर और क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। तो बूझ और पहली ये जानना चाहते हैं। तो देखो, द चेंज विच ऑक्यूर्स एट द एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, यानी कि जो हमारे बॉडी में जितने भी बदलाव होते हैं, जैसे चेंज इन बॉयज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बदलना और फिर हाइट में इंक्रीज होना, ठीक है, और काफ़ी सारे बदलाव हैं, ठीक है। और तो ये सभी जो बदलाव हैं, ये फिर ये सभी हमारे हार्मोन्स के द्वारा क्या होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। हार्मोन्स आर द हार्मोन्स, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे बॉडी में जो जितने भी बदलाव होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करो। देखो, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से उनका सिक्रेशन होता है, यानी वो सीक्रेट होते हैं। और ये दोनों देखो, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों ही टाइप के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। तो देखो, मेल में जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो कि सेक्सुअल हार्मोन हम बोल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हमारे अंदर इतने सारे बदलाव आते हैं, ठीक है, यानी कि जो मेल में बदलाव आएंगे वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आएंगे। बिगिंस टू बी रिलीज, यानी कि ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं बाय द टेस्टिस ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी, है ना। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो टेस्टिस में से होके प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कॉज चेंज इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। तो जो भी हमने अभी सीखा है, यानी कि जो बॉयज में जितने भी बदलाव होते हैं वो इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। दीज कॉज चेंज इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, यानी जो भी आपने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर, जैसे फेशियल हेयर में ग्रोथ होना। वन पुबर्टी इज रीच्ड इन द गर्ल्स, ओवरीज विंग टू रिप्रोड्यूस ऑफ फीमेल हार्मोन्स। और देखो, हाँ, जो गर्ल्स में जो बदलाव होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं, ठीक है। और जो मेल में जो बदलाव होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, और गर्ल्स में जो बदलाव होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण होते हैं। विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप, और इसी के कारण जो ब्रेस्ट पार्ट है, ठीक है, यानी जो छाती वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो वो गर्ल्स में डेवलप होता है, यानी कि पहले की तुलना में काफ़ी हद तक डेवलप हो जाता है। और सेकंड बात है, मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, यानी कि दुग्ध ग्रंथियाँ, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि एक मदर के लिए अपने बेबी, ठीक है, बेबी को लिए मिल्क जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो भी ग्लैंड्स के द्वारा ही बनते हैं। और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी क्या हो जाती है, उसी टाइम डेवलप हो जाती है इन द पुबर्टी कंडीशन। और द मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क से संबंधित जो ग्लैंड्स होती है जिनको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, वो भी डेवलप हो जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ द दीज हार्मोन्स इन द अंडर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सभी जो हार्मोन्स के बदलाव के कारण ही होता है, और ये सभी चीज़ों पर जो हमारा माइंड जो कंट्रोल करता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं या जितनी भी ग्लैंड्स होती है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उन सभी पे हमारा ब्रेन सिस्टम कंट्रोल करता है, जिसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे सभी बदलाव पे क्या करती है, एक तरह से सभी चेंजेस पे क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब आगे हम देखते हैं रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इनिशिएट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो एंड देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए particular body part called target site. The target site respond to the hormone, and there is many endocrine glands और ductile glands in the our body. तो देखो, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज होते हैं जो कि एक टारगेट साइट के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि हमारी बॉडी में जहाँ पे भी कुछ बदलाव आना होता है,
तो उसी के लिए हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एक टारगेट साइट पे जाके फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं हम द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन, यानी कि टेस्टिस जो होता है बॉयज में यानी कि मेल में जो है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरीज, ये दोनों क्या करते हैं सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। और यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि मेल और फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं तो उनके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होती क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानी कि मेल में क्या बोलते हैं चेहरे पर बालों का उगना, ठीक है, और फीमेल के और मेल के दोनों के ही अंडर आर्म्स में बाल आना एंड इनके प्यूबिक रीजन में भी बालों का उगना, यानी कि हमारे बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में भी बालों का आना, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं जिनसे हमारे सेक्सुअल बदलाव आते हैं ये सभी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसे हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो कि हमारे स्कूला में सिचुएटेड होती है, यानी कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है, ठीक है। ब्रेन की और जितना भी मैंने डॉट लगाया ना ये वाला, इतने इस डॉट के मुकाबले इतनी सी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन इसे हम क्या बोल सकते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसे, ठीक है। यानी कि मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अब हमारे बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है ये सबको अपने आप से कंट्रोल करती है। तो द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैचर इन द ओवरीज, यानी कि ये ओवा यानी कि ओव्यूम जो कि फीमेल ओवरीज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनको मैचर करती है एंड स्पर्म फ्रॉम इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में से जो स्पर्म निकलते हैं, ठीक है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दोबारा निकलते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये क्या करती है डेवलप करती है। आगे हम देखते हैं, देखो हमें एक कुछ माध्यम दिखा रखा है हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी, देखो हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस और ओवरीज और रिलीज टेस्टोस्टेरोन। देखो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उनके कारण हमारे टेस्टिस और ओवरीज, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, इन दोनों से टेस्टिस से निकलेगा टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज से निकलेगा एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन ये है फीमेल, ओके, और टेस्टोस्टेरोन क्या है मेल, ये ठीक है। तो दोनों ही तरह के हार्मोन्स क्या होते हैं रिलीज होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है कंडीशंस रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये दोनों ही हार्मोन्स जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड में रिलीज होने के कारण ही हमारे बॉडी के जो भी टारगेट साइट होती हैं, टारगेट साइट मतलब जहाँ पर भी बदलाव आना है, ठीक है, वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट हुआ, वो ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलने के बाद वो फीमेल के प्यूबिक पार्ट में या फिर ब्रेस्ट पार्ट में वहाँ तक पहुँचेगा, और फिर उनमें कुछ बदलाव है या फिर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो करेगा। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो यही है, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, यानी पुबर्टी की कंडीशन में जो भी बदलाव होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो वो करेगा। तो यहाँ पर तीन हमने ये देखे हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहला है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारे टेस्टिस और हमारे ओवरीज इन दोनों को सिक्रेशन के लिए यानी कि हार्मोन सिक्रेशन के लिए कहेगी। उसके बाद में जो हार्मोन सिक्रेशन होगा वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होगा, ब्लड स्ट्रीम के बाद में जो भी टारगेट साइट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये हार्मोन्स अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हार्मोन्स है पुबर्टी की कंडीशन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो कितने ही समय के लिए होता है, मतलब ये लाइफ जो होती है रिप्रोडक्शन की
तो इसके बारे में हम देखते हैं। एडोलसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एडोलसेंट्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और व्हेन देयर टेस्टिस एंड द ओवरीज बिगन टू बी प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी जब टेस्टिस और ओवरीज से हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो द कैपेसिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। ठीक है, तो फीमेल्स में क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ द मैचुरेशन और प्रोड्यूसिंग ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन द फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स में मेल्स में जो होती है ये कैपेसिटी एक थोड़े टाइम लेके आती है, जबकि फीमेल्स में कैपेसिटी थोड़ा जल्दी आ जाती है। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ बिगिंस टू बी पॉवर्टी 10 to 12 ईयर एज, मतलब फीमेल्स में जो पॉवर्टी की कंडीशन है वो 10 to 12 एज में स्टार्ट हो जाती है एंड द जनरली लास्ट टिल ऑफ द एज ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50, और ये 45 से लेके 50 ईयर्स तक होती है। आगे हम देखते हैं द ओवा बिगिन टू मैचर विद द ऑनसेट ऑफ द पुबर्टी, वन ओव्यूम मैचर एंड इट्स रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज बंस इन द अबाउट 28 to 30 डेज, यानी कि गर्ल्स में या फिर हम बोल सकते हैं इन फीमेल में हर मंथ में देखो वन ओव्यूम मैचर, यानी कि एक ओव्यूम जो है रिलीज होता है एंड इज रिलीज्ड बाय द वन ऑफ द ओवरीज बंस इन द अबाउट द 30 और 28 डेज, यानी कि 28 से लेके 38 डेज के बीच में एक जो ओवरीज से ओव्यूम है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान ध्यान देना ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉल ऑफ द यूटेरस, यानी कि यूटेरस की जो बॉल होती है बिकम थिक सो एज टू बी रिसीव द एग, यानी यूटेरस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है टू रिसीव द एग्स इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू बी डेवलप। और अगर मान लीजिए मेल जो स्पर्म है, ठीक है, उसके संपर्क में अगर ये जो ओव्यूम आ जाता है तो इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड, वो फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगिंस टू बी डेवलप, और डेवलप होने लगता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और इसी रिजल्ट को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑक्यूर, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सपोज कर रहा हूँ कि फीमेल, अभी हमने बात की कि फीमेल जो है हर मंथ में एक ओव्यूम को रिलीज करती है, और अगर मान लीजिए मेल स्पर्म के कांटेक्ट में आ जाती है एग्स, तो फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर हो जाता है। अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर नहीं होता है तो द रिलीज एक्स, जो जो रिलीज एक्स मतलब जो एक्स रिलीज हुआ था, ठीक है, फीमेल ओवरीज से, ठीक है, एंड द थिक्ड लीनिंग ऑफ द यूटेरस, और यूटेरस की जो थिक्ड जो लीनिंग है अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड विजल आर सेड ऑफ, ठीक है, यानी कि जो यूटेरस की कुछ थिक लेनिंग है वो कुछ ब्लड वीजल के साथ में सेड ऑफ हो जाती है, मतलब फूट जाती है। तो दिस कॉज ब्लीडिंग, इसके कारण जो है ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है इन द मोमेंट्स विच इज कॉल्ड मैंसुरेशन, और इसको हम मैंसुरेशन बोलते हैं या फिर हम एमसी बोलते हैं, ठीक है। एमसी मीन्स मंथ मैंसुरेशन साइकिल, ओके। मैंसुरेशन ऑक्यूर्स वंस इन द 28 द 30 डेज, और मैंसुरेशन जो होता है गर्ल्स में वो 28 से लेके 30 डेज के बीच में होता है। और द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी एंड स्टम्स मेनार्की, ठीक है, यानी कि पुबर्टी की कंडीशंस में जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, और ये इसको हम मेनार्की टर्म बोलते हैं। एंड जब मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन जिस टाइम स्टार्ट हो जाता है तो उस एज को हम बोलते हैं मेनार्की एंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज। और ये मैंसुरेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, 45 और 50 ईयर्स तक, जब तक कि उसकी गर्ल्स की या फिर जो भी फीमेल है उसकी एज इतनी नहीं हो जाती तब तक ये मैंसुरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। एंड द मैंसुरेशन साइकिल स्टॉप्स, और 45 से लेके और 50 के बीच में कभी भी, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो जाती है।
तो स्टॉपेज ऑफ द मैंचुरेशन इन टर्म्स मेनोफेज, यानी कि मैंचुरेशन का स्टॉप होना मेनोफेज कहलाता है और मैंचुरेशन का स्टार्ट होना मेनार्के कहलाता है। इनिशियली मैंचुरेशन साइकिल में भी इरेगुलर, तो इस टाइम जो मैंचुरेशन जो साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकमिंग रेगुलर, और ये रेगुलर होने में कुछ टाइम लेती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है फीमेल में मैंचुरेशन साइकिल के बारे में। तो देखो आगे बूझो क्या कह रही है। पहली चीज़ दैट द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वोमेन लास्ट फ्रॉम मेनार्के टू मेनोफेज सीज राइट। पहली कह रही है कि जो महिलाएं होती है उनमें जो रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो मेनार्के से स्टार्ट होकर मेनोफेज पे ख़त्म हो जाती है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, मेनार्के जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और मेनोफेज होता है क्या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसका स्टॉप पार्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है। एक फीमेल के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा उस टाइम पे फीमेल फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं होती है। चलो आगे अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है ये। दिस साइकिल इंक्लूड द मैचुरेशन ऑफ द एग्स, इट्स रिलीज थिकनेस ऑफ द यूटेरन बॉल, और यही जो यूटेरस की जो बॉल्स होती है उसकी थिकनेस को मतलब मेंटेन करती है। एंड इट्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रेगनेंसी डज नॉट ऑक्यूर, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो एग होता है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन एग का जो ब्रेक डाउन होता है वही तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन उसी को बोलते हैं, ब्रेक डाउन को। ठीक है, तो इन केस द एग इज fertilized, it is begins to divide and then gets embedded to the uterus of the further development of the लर्न इन द चैप्टर 9। और जैसा कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में जो यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हाउ इज सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, कि बेबी के सेक्स को किस प्रकार डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो पहली क्या कह रही है। पहली कह रही है कि आई हेयर्ड माई मदर, मैंने अपनी माता से सुना था कि माई आंट टॉकिंग अबाउट द माई कजन हु इज़ गोइंग हैव ए बेबी, उसके एक बेबी हुआ है। देयर वर डिस्कसिंग वेदर शी वुड गिव बर्थ टू ए बॉय और गर्ल, तो वो डिस्कस कर रही थी कि भाई लड़का हुआ है या लड़की हुई है। आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप आइदर इनटू ए बेबी और ए बॉय और ए गर्ल। तो मैं इस बात से चकित हो गई थी कि भाई किस एग्स के फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं वो इस बात को किस प्रकार डिफाइन करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो देखो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पैराग्राफ है वो है बॉय और एक गर्ल। तो देखो इनसाइड द फर्टिलाइजिंग एग्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एग फर्टिलाइज होते हैं उसके बाद में वो एक जैगोट का निर्माण करते हैं, और जैगोट जो होता है डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, जैगोट से डिटरमाइन होता है बेबी का सेक्स। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो देखो क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जीन होता है, जिसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, इन द फर्टिलाइज एग्स, यानी जो फर्टिलाइज एग्स होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स के कारण ही हमें पता चलता है कि फर्टिलाइज जो एग है वो किस प्रकार का है, यानी कि बेबी गर्ल का है या फिर बेबी बॉय का है। रिकॉल चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एवरी सेल। जैसा कि हमने चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो हर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग हैव 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। द क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम, इसमें से
कुछ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि हम चैप्टर 8 में पढ़ा था, और उनका नाम है एक्स और वाई। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स, यानी कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और वाइल मेल के पास मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है। दीज गैमेट्स एग और स्पर्म, तो ये एग और स्पर्म होते हैं, हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। द फर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज एक्स क्रोमोसोम्स। जो फीमेल होते हैं, तो फीमेल के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के पास में एक एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है, जो कि स्पर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो देखो वन काइंड हैज एक्स, अगर देखो सी इन द फिगर 10.4, व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एक्स एंड zygote would have 2 एक्स chromosomes and develop into a female child. If the sperm contribute a Y chromosome to the eggs fertilizing in the zygote developed into a male child. देख मिनट। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, कि जो लड़की होती है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करती है, और लड़के होते हैं यानी बॉय, वो एक्स और वाई दोनों ही टाइप के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब लड़की हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगी, ठीक है, और लड़का जो होता है वो वाई क्रोमोसोम्स अगर देता है, सपोज करो, क्योंकि लड़के के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, लड़की के पास ओनली एक्स और एक्स ही होता है। तो ये तो कम कन्फर्म हो गया कि भाई लड़की तो एक्स ही देगी। अब बात आती है कि लड़का, अगर लड़का भी एक्स ही देता है, सपोज करो, ये देखो, अगर दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम को देते हैं, ध्यान दो, लड़का और लड़की दोनों ही एक्स एक्स क्रोमोसोम को देते हैं, तो फिर लड़की बनेगी, यानी कि बेबी गर्ल होगी। और अगर मान लीजिए लड़के ने एक्स दिया, सॉरी लड़की ने एक्स दिया और लड़की ने वाई दिया, तो एक्स वाई मिलके एक बेबी बॉय का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि सेक्स किस प्रकार से बॉड हमारे फर्टिलाइज एक्स में पता चलता है। तो ये जो सब कुछ यहाँ पर डेराइव हुआ है वो एक क्रोमोसोम्स के आधार पर हुआ है। तो यानी कि बेबी के मतलब बेबी बॉय के लिए, ठीक है, यहाँ पर जिम्मेदार कौन है, तो यहाँ पर बेबी बॉय के लिए जिम्मेदार है मेल, क्योंकि लड़की हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है और वाई क्रोमोसोम्स लड़के के लिए होता है, जो कि सिर्फ एक मेल ही दे सकता है, ठीक है। यानी कि लड़के के लिए तो मेल जिम्मेदार होता है, अगर लड़का नहीं होता है इट मीन्स मेल क्रोमोसोम्स में कमी है, ठीक है। तो एक्स एक्स मीन्स लड़की, एक्स वाई मीन्स लड़का, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, जो कि मैं अभी आपको बताया था, एक बार आप भी देख लो, ऊपर ऊपर लाइन पढ़ो। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द एन अनबोर्न बेबी, यानी कि जो बेबी अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, मतलब उसका जो सेक्स है, मतलब कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये पूरी तरह एक फादर पे डिपेंड करता है। बिकॉज ऑफ जो गर्ल्स होती है यानी कि जो माँ होती है वो तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स ही देती है, जबकि फादर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स देता है। माँ ने अपना एक्स दिया, सपोज करो, अगर फादर भी एक्स ही देता है तो गर्ल होगी, ठीक है। और अगर माँ ने मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम, तो माँ तो देगी ही, अगर फादर भी वाई क्रोमोसोम्स दे देता है तो बेबी बॉय यानी कि लड़का होगा, ठीक है। तो द बिलीव दैट द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है, एंड टू द ब्लेम हर फॉर दिस टोटली अनजस्टिफाइड। लेकिन हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऐसा होता है कि अगर लड़का नहीं होता है तो उसको, उसके लिए पूरी तरह माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, ठीक है, कि भाई लड़का नहीं हुआ इसके। बट ये बिल्कुल भी गलत है। साइंटिफिक हमने पढ़ लिया है कि
एक लड़का होने के लिए या लड़की होने के लिए फादर ही जिम्मेदार होता है, ना कि मदर जिम्मेदार होती है। ठीक है, चलो, तो यही सबसे अच्छी बात थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे हम पढ़ते हैं हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। यानी कि अभी तक हमने सेक्स हार्मोन्स पढ़े हैं कि सेक्स हार्मोन्स किस प्रकार हमारी बॉडी में बदलाव लाते हैं। अब हम पढ़ते हैं और भी कुछ हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन से डिफरेंट है। तो देखो, हमने अभी पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, वो टेस्टिस और ओवेरीज को कंट्रोल करती है, हमारे बॉडी के सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। और यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन से अटैच होती है, मैंने आपको समझाया था। दीज तो पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, इन दोनों को ही मैसेज छोड़ती है कि भाई वो अपना हार्मोन सीक्रेट करे। उसके बाद में कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम कुछ और ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, एक तो होती है पैंक्रियाज और एक होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, और एक थायराइड ग्लैंड्स होती है। तो हम इस चित्र में, मतलब डायग्राम में, हम सभी तरह के ग्लैंड्स को यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो, ये आपके जो ऊपर हिस्से में दिखाई गई है छोटा सा डॉट, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और ये आपके गले में है, ये है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं इसको। दो ग्लैंड हो गई। नेक्स्ट आपके जो ग्लैंड है वो है आपके एड्रिनल ग्लैंड, ये रही आपकी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में पैंक्रियाज है जो कि स्टोमक के जस्ट नीचे होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, फीमेल में जो ओवरी होती है, जैसे कि हम पिछले चैप्टर में दे चुके हैं, ये आपकी ओवरी होती है। ठीक है, और मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसका पोजीशन यहाँ पर होता है, यानी पेनिस के जस्ट नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार से काफ़ी सारी ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के वर्क्स को करती हैं। तो देखो, बूजो एंड पहली हैड वंस विजिट देयर आंट हु वाज ए डॉक्टर एंड द रिमेंबर दैट ए बॉय नेम्ड काका एंड ए वेरी बिग एंड फ्लगिंग थ्रोट। यानी कि एक लड़का था जिसका नाम काका था और उसके गले में एक बल्गिंग थ्रोट थी, मतलब एक सूजन आ रही थी। देयर आंट हैड टोल्ड, तो आंट, उनकी जो आंट थी वो उनको बताती है कि काका वाज सफरिंग फ्रॉम गैटोर, काका है वो गैटोर से सफ़र कर रहे हैं, मतलब उन्हें गैटोर हुआ है। ठीक है, गोइटर, देखो गोइटर, तो गोइटर जो एक डिजीज है जो कि थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा सिक्रेशन के कारण होती है। ठीक है, तो डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, यानी थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होता तो हो जाता है, देन वी सफर्ड फ्रॉम ग्योटर डिजीज, ग्योटर डिजीज। देयर आंट आल्सो टोल्ड, उनकी आंट ने उन्हें और भी बताया था कि देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, उनके जो अंकल है एक, वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज हिज पेंक्रियाज आर नॉट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। वो ये भी बताते हैं कि जो उनके पेंक्रियाज हैं, जो भी हमने पढ़ा था पेंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करती है पेंक्रियाज, जो कि वो एक सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट नहीं कर रही है, तो इस कारण उन्हें डायबिटीज़ हुआ है। तो देखो, डायबिटीज़ एक बीमारी है जो कि इंसुलिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के कारण होती है। बूझो एंड पहली देन दास्ट देयर आंट, तो बूझो और पहली अपनी आंटी से पूछते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर आल्सो शो इन द चार्ट, जिसको हमने चार्ट में देखा है। ठीक है, और उनकी क्लिनिक के वॉल पे चार्ट लगा था जिसमें एड्रिनल ग्लैंड था। द आंटी टोल्ड देम दैट एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। तो उसकी आंटी जो है वो बताती हैं कि एड्रिनल जो है वो हमारे ब्लड में सॉल्ट्स की करंट क्वांटिटी को मेजर करती है कि हमारे ब्लड में जो सारे सॉल्ट्स एक क्वांटिटी में है या नहीं है। एड्रिनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स एड्रिनल, एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है वो एड्रिनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और ये हमारी मदद करता है स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं या फिर चिंतित होते हैं तो हमारे स्ट्रेस को जो कंट्रोल करता है वो एड्रिनल ही कंट्रोल करता है। थायराइड एंड द एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड और जो भी हमारी ग्लैंड होती है वो अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन तब करती है जब उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या मिलता है,
मैसेज मिलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बताती है कि उन्हें कब और किस टाइम पे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है। अब हम आगे देखते हैं रोल ऑफ द हार्मोन्स इन द कंप्लीटिंग ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट्स एंड द फ्रॉग। ठीक है, तो देखो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट लाइफ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेज टू बिकम एडल्ट मोड। यानी कैटरपिलर जो होता है सिल्क वॉर्म में, तो वो काफ़ी सारी स्टेज के बाद में एक एडल्ट मोड बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 8 द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोड। सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेज ऑफ द बिकमिंग फ्रॉग। यानी जिस प्रकार एक टैडपोल एक फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग के रूप में कन्वर्ट होता है या बनता है, उसी प्रकार सिल्क मोड की भी यही कहानी होती है, वो भी एक एडल्ट फॉर्म में बनता है। तो दिस चेंज ऑफ द लार्वा टू एडल्ट इन द कॉल्ड मेटाफोरफिस। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। मेटाफॉर्मोसिस का मतलब यही होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, मेंढक जो होता है यानी फ्रॉग जो होता है, जो उसका जो लाइफ साइकिल होता है, यानी कि एक्स से टैडपोल से एक तरह से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स। यानी कि इसमें इंसेक्ट जो होते हैं वो अपने हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल करते हैं। इट इज़ द कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड। यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है वो थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और इसके द्वारा ये मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होती है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द आयोडीन इन द वाटर in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult। यानी कि अगर जिस पानी में आयोडीन की क्वांटिटी कम है उसमें टेडपोल्स होते हैं, ठीक है, अच्छे से एडल्ट की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आगे हम देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो द फिजिकल एंड द मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ टू कीप द बॉडी हेल्थी। इवन ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू बी हैवी बैलेंस डाइट। यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए हर एज में हर अवस्था में एक हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो डाइट पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेकन एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलसेंस। हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इन ग्रोइंग। यानी कि एडोलसेंस की कंडीशन में तो हमें जो एक डाइट है प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, बिकॉज ऑफ रीजन हमारी जो एज होती है वो ग्रोइंग की कंडीशंस में होती है। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स। यानी एडोलसेंस की कंडीशन में हमारी जो न्यूट्रिशन की जो नीड्स होती है वो किस प्रकार से होती है। तो देखो एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ द रैपिड ग्रोथ। एडोलसेंस जो आपकी स्टेज होती है बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ की स्टेज होती है एंड डेवलपमेंट की स्टेज होती है। हैंस योर जो डाइट है हैव टू बी ए बैलेंस डाइट। यानी आपके पास उस टाइम पे बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। यानी कि एडोलसेंस एक कंडीशंस होती है, एक अवस्था होती है जिसको हमें केयरफुली प्लान करना चाहिए। प्लान का मतलब है कि हमें उस टाइम बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। एक बैलेंस डाइट लेना बहुत इस टाइम ज़रूरी होता है। तो उस टाइम हमें हाँ काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स। हाँ, अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है। तो बैलेंस डाइट इज ए डाइट in which all type of the nutrition are a complete, एक तरह से कंप्लीट मील बोल सकते हैं जिसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, एडुकेट अमाउंट में फैट्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। आवर इंडियन मील जैसे रोटी है, राइस है, दाल है, पल्सेज है, वेजिटेबल है, इज ए बैलेंस्ड मील, जिसको हम बैलेंस्ड मील कहते हैं। मिल्क इज ए बैलेंस्ड
फूड इन इटसेल्फ, यानी कि मिल्क जो है खुद में एक बैलेंस्ड फूड क्या बोलते हैं फूड है। आगे हम बात करते हैं तो देखो फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट्स भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। इन्फेंट मदर मिल्क है प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट ऑफ द दे नीड, यानी कि माता का दूध जो होता है तो वो हमें बचपन में हर तरह की नरिशमेंट प्रोवाइड करवा देता है। आगे हम देखते हैं आयरन बुल्स ब्लड। हम सभी जानते हैं कि भाई आयरन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सीबीसी में, यानी कि हम तो आयरन जो होता है हमारे ब्लड में भी ज़्यादा पाया जाता है। और हमें उस टाइम पे आयरन रिच वाले फूड ही खाने चाहिए, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मीट्स और सिट्रस एंड इंडियन गॉसबेरी आंवला एंड आर द गुड फॉर द एडोलेसेंट एज फूड। चेक आइटम्स फॉर द लंच एंड डिनर इन द योर मील। और हमें इस कंडीशंस में अपने लंच और डिनर के जो फूड आइटम्स हैं उसको भी हमें देखना चाहिए। इट इज़ मील दैट बैलेंस्ड एंड द न्यूट्रिशन, क्या आप जो मील ले रहे हो वो बैलेंस्ड है या फिर कम्प्लीटली न्यूट्रिस्ट है। आगे हम देखते हैं डच इट इंक्लूड सीरियल्स, यानी कि हमें इनमें सीरियल्स को इंक्लूड करना चाहिए जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एंड मिल्क मीट नट्स एंड पल्सेज विच प्रोवाइड प्रोटीन, ठीक है। एंड आल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स ऑफ व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर द प्रोटेक्टिव फूड्स, यानी कि फ्रूट्स प्रोटेक्टिव फूड की तरह होते हैं। चिप्स एंड पैकेज, देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर लिख रही है आपकी, चिप्स या फिर पैकेज्ड टिन्ड स्नैक्स टफ वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स, यानी कि इन्हें हम रेगुलर मील्स के द्वारा रिप्लेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दे डू नॉट हैव एडुकेट न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, इनमें कोई भी एडुकेट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू नहीं होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखो एक्टिविटी 10.5 में दिखाया गया है कि हमें एडोलेसेंस की कंडीशंस में किस किस टाइप के फूड को टेक करना चाहिए और हमें फूड के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सेकंड वन जो आपकी बात है वो है पर्सनल हाइजीन की, क्योंकि एडोलेसेंस के दौरान हमें काफ़ी सारे हमारे बॉडी में बदलाव होते हैं। तो देखो काफ़ी सारा हमने अभी पढ़ा है कि जो स्यूट ग्लैंड्स होती है या फिर ऑयल ग्लैंड्स होती है वो रिलीज़ होती है। उनके रिलीज़ होने से हमारी बॉडी में चिपचिपापन बना रहता है। इसलिए देखो हमें क्या का ज़रूरत है, यानी कि हमें पर्सनल हाइजीन रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन एडोलेसेंस कंडीशन। एवरी शुड हैव ए बॉथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, यानी कि हमें रोज़ नहाना चाहिए एक बार तो। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स, यानी टीनेजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्यूट्स ग्लैंड्स एंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, और हमारी बॉडी कुछ स्मेल देने लगती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड, यानी कि हमें बॉडी के सभी पार्ट्स को वॉश करना चाहिए एंड क्लीन एवरी डे, और हमें साफ़ सफाई भी रखनी चाहिए बिकॉज ऑफ, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि हमारी बॉडी में सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स का, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्यूट ग्लैंड्स सिक्रेशन होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। अगर देखो क्लीनेस इज नॉट मैंशन देयर आर चांसेस ऑफ द कैचिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन। और देखो स्मेल तो खैर आती है बट अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ द क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है, यानी कि एमसी जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा हाइजीन मतलब साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ट्रैक होता है, ठीक है, यानी कि जो उनके
वेजिना वाला पार्ट होता है, तो उसकी जो सफाई है उन्हें अच्छे से करनी चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। यूज सैनिटरी पैड्स जिसको हम नैपकिन्स बोलते हैं। एंड क्लीनिंग होम पैड्स चेंजेस पैड्स आफ्टर 4 and 5 hours एज द पर रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैड्स में बदलाव कर सकते हैं हम 4 से 5 घंटे में, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आगे हम देखते हैं फिजिकली एक्सरसाइज। ये तो हो गया पर्सनल हाइजीन के बारे में। सेकंड है आपका फिजिकली एक्सरसाइज। देखो, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट, यानी कि फ्रेश एयर में घूमना और खेलने से हमारी बॉडी हेल्थी होती है। ऑल यंग बॉय एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स, यानी कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए और आउटडोर जो गेम्स है वो भी हमें खेलने चाहिए। आगे देखो, आपको कुछ मिथ्स देख रखे हैं, ठीक है, यानी कि तबूच डूज एंड डोंट, ठीक है। कुछ मिथ्स दे रखे हैं, यानी कि कुछ क्या बोलते हैं इनको, अंधविश्वास, ठीक है। यानी कि कुछ बातें हैं जिन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। तो वो को क्या बातें हैं, देखो, पहली बात यह है कि एक गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसा मिथ है कि लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है अगर वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम किसी बॉय को देखे, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड है द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द हर चाइल्ड। दूसरी बात है कि मदर अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार होती है, बच्चे के सेक्स के लिए, कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये बात भी बिल्कुल झूठी है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि एक बेबी के सेक्स के लिए जो जिम्मेदार होता है वो एक फीमेल वो मेल पार्टी होता है, यानी कि मेल ही होता है, ठीक है। और थर्ड है ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हाँ, ये तो हमारे भारतीय समाज में बहुत देखने को मिलता है और मैंने भी देखा है, बट मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जब लड़की का टाइम पीरियड चलता है या फिर टाइम आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो उस दौरान उसे किचन में काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी झूठी बात है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन दैट टाइम आल्सो नेसेसरी, बट दिस इज़ नॉट ट्रूथ, ओके, कि उन्हें किचन में काम नहीं करना चाहिए ना, ऑब्वियसली सारे काम करने चाहिए। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिन्हें हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, मतलब हमें नहीं मानना चाहिए इनको, ठीक है। आगे आपका जो पैराग्राफ है वो है से नो टू ड्रग्स। दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। से नो टू ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स को हमें हमेशा ना बोलना चाहिए, यानी कि हमें ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो देखो, होता क्या है बेसिकली कि एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ द मच एक्टिविटी इन आवर बॉडी। एडोलसेंस के समय में हमारे बॉडी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे माइंड में भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे माइंड की ग्रोइंग जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, हमारी सोचने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो हमें अपने आप को कन्फ्यूज फील नहीं होना चाहिए और हमें अपने आप को इनसिक्योर फील भी नहीं करना चाहिए। इफ बी एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ, अगर आपको कोई सजेस्ट करे कि आपको रिलीफ के लिए यू टेक सम ड्रग्स, ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको ड्रग्स लेना चाहिए जिससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, तो जस्ट से नो, तो आपको ना बोलना चाहिए अनलेस प्रिजर्व्ड बाय द डॉक्टर। जब तक कि डॉक्टर किसी चीज़ की सलाह नहीं दो, आपको
अननेसेसरी ड्रग्स को ना बोलना चाहिए। इफ़ यू टेकन दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, यानी ड्रग्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं कि आप जब उन्हें एक बार यूज करोगे तो बार बार आपको उनको यूज करने का मन करेगा। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, और वो हमारी बॉडी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। दे रूइन हेल्थ द हैप्पीनेस, और वो हमारे खुशहाल ज़िंदगी में एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स, आपने एड्स के बारे में सुना है, विच इज कॉज्ड बाय द डेंजरस वायरस, जो कि एक डेंजरस वायरस के कारण होता है जिसे हम HIV बोलते हैं, यानी कि एड्स जो होता है हमें HIV के कारण होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन बाय द शेयरिंग बाय द सिरिंज। तो ये जो एड्स होता है वो एक नॉर्मल पर्सन में एक अफेक्टेड पर्सन के द्वारा पहुंच सकता है। और वो किस प्रकार से पहुंच सकता है तो वो देख लो। शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिव ड्रग्स। ठीक है, यानी कि जो इंजेक्शंस होते हैं, यानी जो सिरिंज होती है जिनके द्वारा आप ड्रग्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उनके द्वारा भी HIV हमें हो सकता है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टॉक देयर मिल्क। तो वो सीरीज के द्वारा भी HIV के वायरस जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर ठीक है, इन्फेंट जो मदर होती है इन्फेक्टेड, उससे उसकी बेबी को मिल्क के दौरान भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन, और जो ये वायरस है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है। सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे एक हेल्थी पर्सन के साथ में सेक्स करेगा, देन एड्स वायरस आल्सो बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा क्या बोलते हैं ड्रग्स को नो बोलना चाहिए, यानी कि हमें ड्रग्स को अब्यूज नहीं करना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं एडोलसेंस प्रेगनेंसी। तो देखो, एडोलसेंट प्रेगनेंसी का मतलब है कि युवा अवस्था में प्रेगनेंसी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री, आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत है द लीगल एज ऑफ द मैरिज इन 18 ईयर्स ऑफ गर्ल्स, यानी कि हमारे देश में जो शादी की उम्र है वो लड़कियों की 18 है और बॉयज़ की 21 ईयर्स, यानी कि 21 ईयर्स है। तो दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली, यानी कि जो टीनेज मदर होती है, सपोज करो 12 ईयर की अवस्था में अगर किसी गर्ल्स की शादी कर देते हैं, देन वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाती है, तो दैट टाइम वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं होती फॉर द फिजिकली एंड मेंटलिटी फॉर मदरहुड, यानी कि यानी कि माँ बनने के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि जल्दी शादी करना एक तरह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोनों के लिए, माता और बच्चे के लिए, यानी कि दोनों मदर एंड चाइल्ड के लिए। तो इट आल्सो curtails एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वोमेन। तो एक तरह से ये क्या है, जो यंग वोमेन है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को कम करता है, बिकॉज ऑफ मे कॉज मेंटल एगोनसी एज सी इज नॉट रेडी फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मदरहुड, और वो इस अवस्था में मदरहुड की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनको उठाने में परिपक्व नहीं होती है। इसलिए हमें एडोलसेंट्स में प्रेगनेंसी को भी बिल्कुल डिस्कार्डेड करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड अपने आगे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।